माननीय श्री रामकृष्ण साहू जी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बेमेतरा, कि उनके शुभ वचन, जो आशीर्वचन है, हम सब बच्चे और टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। तो आप सबकी खूब जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आज समाधान कॉलेज के 12 वर्ष पूर्ण होने पर समाधान कॉलेज के डायरेक्टर साहब और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस वर्षगांठ पर एक अच्छा वर्कशॉप का आयोजन किया। आज के इस वर्कशॉप के लिए पधारे डॉक्टर सुरेंद्र पाठक साहब, दर्शन के प्रोफेसर हैं, आपको अच्छी जानकारियां मिलेंगी। इस समाधान कॉलेज के डायरेक्टर सम्मान्य अविनाश तिवारी जी, यहाँ के डायरेक्टर सम्मान्य शिवदेश पटेल जी, इस कार्यक्रम का आयोजित करने वाली सम्मान्य शिविया पाठक जी, सम्मान्य प्रिया राघव जी, सम्मान्य रत्ना जी, सभी जो है सम्मानीय अतिथिगण, समाधान कॉलेज के सभी सम्मानीय स्टाफ और बहुत बहुत सम्मानीय इस सेमिनार में भाग लेने वाले हमारे छात्र छात्राएं। यदि श्रोता ना हो तो वक्ता का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। तो इसलिए पूरा वर्कशॉप जो है आपके लिए आयोजित है और मैं बड़ा देख रहा था, मुझे जो है हमारे बच्चे जो है बहुत शांति से सुन रहे थे और आज का आपका जो है सब्जेक्ट ही वही है, पीस। तो मुझे लगा कि इतने 200 लोग यदि इतनी शांति से बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में ग्लोबल पीस का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात कह रहे हैं, विश्व में अलग अलग परिवार के लोग मिलकर के भी जो है अपना परिवार और जाति जो है एक ही माने कि मैं मानव जाति का आदमी हूं, मानवता के लिए काम करूंगा। इसी तरीके से इस समाधान कॉलेज में अलग अलग परिवार से आकर के भी जो है एक ऐसा समाधान परिवार जो है तैयार हो गया है जो वसुधैव कुटुंबकम का एक छोटा रूप है। अलग अलग परिवार से आकर के भी जब जो है आप परिवार की भांति जो है जब मिलते हैं, आप में एक लगाव पैदा हो जाता है, भाईचारा पैदा हो जाता है, एक दूसरे के सुख दुख को आप समझने लगते हैं, आपस में चर्चा करने लगते हैं। और आप देखिए यही नहीं, जब आप इस कॉलेज से निकल करके जाते हैं तो आजीवन आपका वो संबंध जो है बना रहता है और ऐसा लगता है कि मेरा मित्र है, मेरा परिवार है, मेरा सहपाठी है, मेरे साथ पढ़ा हुआ है। वर्षों बाद भी जो है कई साल से मुलाकात ना हो, फिर मुलाकात होता है तो ऐसे लगता है जैसे जो है आप साथ ही रह रहे हैं। उनसे जब बातें करते हैं आप जो है तो आपको लगता है कि आप अपने रियल ब्रदर और रियल सिस्टर से इतना अच्छा बात नहीं करते होंगे जितना आप अपने मित्रों से बात करते हैं। अपनी बातों को पूरी तरीके से खुल करके बात करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए बात। ये परिवार बनाया है आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है विश्व स्तरीय परिवार जो है समाधान कॉलेज ने। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है।
वर्तमान परिदृश्य का सब्जेक्ट है। थोड़ा सा शांति की बात आई तो हम लोग विश्व की शांति की बात तो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व को शांत भी नहीं कर सकते, पर हाँ अपने अपने जगह की जरूर शांति की बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है अपने अपने जगह थोड़ी थोड़ी शांति करें तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा जो है क्षेत्र शांत हो सकता है। और जब बहुत बड़ा क्षेत्र शांत हो सकता है तो जहाँ विश्व की बात कर रहे हैं उसमें एक आपका योगदान और भूमिका जो है हो सकता है। छोटे छोटे से ही बन करके जो है शांति आएगा। कई बार हम देखते हैं हम शांत हैं, आपके शांत होने से शांति नहीं चलेगा। आप बहुत अच्छे हैं, बगल में लाउड स्पीकर खूब बज रहा है, आप अशांत हैं, वो जब तक वो आपको पीस पैदा नहीं करेगा आपको पीस नहीं मिलेगा। तो एक जो है आपको दर्शन के प्रोफेसर साहब बताएंगे अंदर वाली पीस, और अंदर वाली पीस के लिए भी आवश्यक है बाहर वाली पीस। कभी कोई भी साधु महात्मा आप देखे जंगल की ओर जाते हैं, क्यों? इन्वायरमेंटल भी उनको शांति चाहिए। सिर्फ अंदर से शांति कहना बात अलग है। यदि इतना ही शांति है तब खोज क्यों नहीं लेते अंदर की शांति, चाहे कुछ भी होता रहे। पर आप देखिए जो है अच्छा से अच्छा साधना करने वाला आदमी भी, अच्छा से अच्छा जो है पूजा पाठ करने वाला आदमी भी, यदि आसपास जो बहुत शोर होता रहे तो उसका ध्यान भटकता है, उसको शांति नहीं मिलती। तो आवश्यक है अंदर की शांति के लिए, अपने शांति के लिए आसपास का शांत होना आवश्यक है। He spent 14 years as a lecturer in the Department of Journalism at MCPRB Bhopal. He began his academic journey as a faculty member at Dr. H.S. Gaur University, Sagar and Chitrakoot Gramodaya University, and has also been the project director of 20 Extension Harmony research projects and has held several significant academic positions, including Director of Research and Dean of Social Science. Multiple institutions and organizations have recognized his contribution to the education. Right now, Dr. Pathak has contributed to inspire and lead a respected teacher as a प्रबोधक और जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन। तो अब आपकी खूब जोरदार तालियों के साथ मैं सर को यहाँ इंट्रोडक्शन टू प्रिपेयर कुटुंबकम द वे फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल पीस। इनकी प्रेरणा से ये समाधान महाविद्यालय की स्थापना हुई और उनकी प्रेरणा ही परिलक्षित होती है। यहाँ जितने भी पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं उसमें मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद की शिक्षाएं जो है अंकित हैं। इस महाविद्यालय की जो यात्रा है उसको मैं पिछले 12 साल से देखा हूँ। उससे पहले भी इस परिवार, खासकर जो अविनाश जी और अवधेश जी का जो परिवार है उनका एक आध्यात्मिक यात्रा को भी मैंने देखा है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 12 वर्ष में छत्तीसगढ़ के स्तर पे और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के जो पूरे देश में केंद्र है उनके बीच में भी समाधान महाविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा जो है प्राप्त की है पिछले 12 वर्षों में। और जब किसी इंस्टीट्यूशन को नेट में ए मिलता है, A+, इसका मतलब है कि ये, क्योंकि नेट जो है राष्ट्रीय स्तर की एक्रेडिटेशन की काउंसिल है, इसका मतलब है एक राष्ट्रीय पहचान जो है वो स्थापित की है। और आने वाले 12 साल को मैं ऐसा देखता हूँ कि आने वाले समय में आपके यहाँ जो है 4 साल का B.Ed और M.Ed और एक रिसर्च सेंटर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश हो। यहाँ जो पढ़ने वाले लोगों ने अध्यापक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और रिसर्च में उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कम से कम 6 लोगों को मैं जानता हूँ कि जो PhD कर रहे हैं।
मुझे लगता है आने वाले 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध के क्षेत्र में विशेष रूप से इस शिक्षा महाविद्यालय का जो है नाम रोशन होगा। ये एक कामना भी है। तो यहाँ उपस्थित मेरा मन, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पीस लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए आए और सीखना चाहते हैं, और सिखाने के लिए भी हमारे पास जीपीएफ इंडिया से जो लोग आए हैं, जैसे प्रिया जी हैं, राघव जी प्रोग्राम ऑफिसर हैं जीपीएफ इंडिया में, शेफिया पाठक हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और प्रोग्राम इंचार्ज हैं रत्ना, प्रोग्राम इंचार्ज। और इन लोगों ने छोटी उम्र में ही अपना लक्ष्य बनाया। ये चाहते तो और भी जगह पे जाके काम कर सकते थे। ये सब प्रतिभाशाली लोग हैं। इन तीनों को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया का कंसल्टेंट भी रहा हूँ और ट्रस्टी भी रहा हूँ। तो इसलिए मैं इनका मूल्यांकन उस तरीके से देखता हूँ, इनका जो कमिटमेंट देखता हूँ शांति के लिए विश्व में, कैसे वातावरण का निर्माण हो, उसमें जो इनका कमिटमेंट है वो सराहनीय है। और आप लोग अभी दिन भर इनके साथ बातचीत करेंगे, कम से कम 3 घंटे तो करेंगे ही। इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें सीखने को भी मिलेंगी और कुछ एक्टिविटीज़ भी आपके साथ प्लान की हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूथ का एक बड़ा रोल जो है वो विश्व शांति की ओर हो सकता है। मेरा ऐसा अध्ययन कहता है कि, और जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है, अवधेश भाई थोड़ा पुस्तक आप दिखा सकते हैं ना सब। तो ये कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर एक हैंडबुक बनाने का। मैंने इसका जो डिज़ाइन बनाया वो श्रद्धेय नागराज जी से प्रेरित होकर बनाया। तो उस श्रद्धेय नागराज जी का जो विचार है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए, सह अस्तित्व के लिए, पूरे अस्तित्व को एक इकाई के रूप में देखने उन्होंने देखा और उसको सह अस्तित्ववाद के रूप में व्यक्त किया। उनके दर्शन का अध्ययन करने पे पता लगता है कि हर व्यक्ति परिवार के सह अस्तित्व में है, परिवार समाज के सह अस्तित्व में है, समाज राष्ट्र के सह अस्तित्व में और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के सह अस्तित्व में है। तो मैंने कहा एक समय था जब हम अपने देश की सीमा के अंदर विचार करते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। जिन भी कारणों से धरती समस्याग्रस्त हुई, भूमंडल का ताप इतना बढ़ गया कि लोग कह रहे हैं कि यदि और 2 डिग्री बढ़ता है तो सारे पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जिनको हम लोग इस धरती के सबसे विद्वान लोग मानते हैं, जैसे नोबल लॉरिएट हैं, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो है उसका एक प्रभाव है। जैसे ये छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, यहाँ धान पैदा होता है। यदि क्लाइमेट चेंज होता है, यदि ताप और वर्षा का असंतुलन होता है तो यहाँ धान पैदा नहीं होगा, कुछ और पैदा होगा लेकिन धान पैदा नहीं होगा। तो धान के लिए जो राइस मिल बनाई है वो राइस मिल जो है वो बेकार हो जाएंगे। यदि ये धान का कटोरा 400 किलोमीटर या 300 किलोमीटर सरक गया, जिसको एल नीनो इफेक्ट कहते हैं, तो यहाँ की पूरी इकोनॉमी जो है वो रीडिज़ाइन करना पड़ेगी, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगी। और किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी पे जब परिवर्तन आता है तो उसमें समय लगता है उसको स्टेबल होने में। जैसे
छत्तीसगढ़ की जो राइस पे आधारित इकोनॉमी है, एक उदाहरण है राइस का, तो उस इकोनॉमी को स्टेबल होने में 30-40 साल लग गया होगा, तब जाके एक व्यवस्था बनी। उसका श्रम अभ्यास भी होता है, जैसे राइस उत्पादन करने में एक श्रम का अभ्यास होता है और गेहूं उत्पादन करने में एक श्रम का अभ्यास होता है। दोनों अलग अलग प्रकार का होता है ना। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक अभ्यास को तैयार करते हैं ताकि धान का उत्पादन सहजता से हो सके। और यदि यही क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में आता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, है ना। दूसरे तरीके से सोचें, यदि ध्रुवीय बर्फ पिघल जाती है और वो पिघल के उसका पानी समुद्र में आ जाता है, तो ऐसा कह रहे हैं कि समुद्र की जो सतह है वो ऊपर उठ जाएगी। और अल गोर करके एक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हुए, जो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, दुनिया के नामी ग्रामी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है यदि ऐसा होता है तो समुद्र के किनारे के जितने महानगर हैं, चाहे मुंबई है, कलकत्ता है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, शंघाई है, ये सब पानी में समा जाएंगे। लंदन है, टोक्यो है, ये सब, इन सब शहरों को विकसित होने में कोई 100-150 साल लगा। और कितना मानव का श्रम और इस धरती का संसाधन जो है इनके विकास में लगा। लेकिन मानव जाति ने ठीक से पर्यावरण और उत्पादन पद्धतियों को ना पहचानने के कारण, जीवन शैलियों को ठीक से ना पहचानने के कारण से धरती में ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती को बुखार हो गया। जैसे हमको बुखार हो जाता है, ऐसे धरती बुखारग्रस्त हो गई। जैसे हम बुखार को ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, 104, 105, इसके बाद मृत्यु हो जाती है, वैसे ये धरती भी 6-7 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का वहन नहीं कर सकती, उसके बाद धरती की मृत्यु हो जाएगी। धरती की मृत्यु का मतलब है वनस्पति संसार, जीव संसार और मानव समाप्त हो जाएगा। और यही चिंता जो है वो स्टीफन हॉकिंस ने अपने वक्तव्यों में दुनिया के सामने रखी थी कि मानव जाति शायद नहीं बचेगी यदि हम अपनी प्रवृत्तियों को ठीक नहीं करते हैं। और इसीलिए युवाओं को इसमें आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि वृद्ध लोग तो अपना जी के चले गए या चले जाएंगे। जब तक आप बड़े होंगे शायद हम ना होंगे, क्योंकि हम लोग एक पड़ाव पे आ गए हैं। हमको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो 10-15 साल और थोड़ा सा ठीक से रहे तो 15 से 20 साल, और क्या, इससे ज़्यादा क्या जिएंगे, है ना। और इसको भी हम ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि मैं 62+ हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब तो बोनस का जीवन है। यदि कुछ उपकार कर पाए तो जीवन सफल होगा, अच्छा लगेगा, एक तृप्ति लगेगी। और यदि हम कुछ दे नहीं पाए तो अतृप्ति के साथ मरेंगे, अतृप्ति के साथ इस विदा होंगे। तो इसलिए जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, शिक्षकों के कंधों पे भी है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के भी कंधों पर है, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बहुत सारी बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम को। उन्होंने यूक्रेन युद्ध में भी ये कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। जब धरती और मानवता जो है कराह रही है, मृत्यु के कगार पे है, और उस समय मूर्खतावश जो है 2 देश या 2 से अधिक देश जो है युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें मोदी का जो वक्तव्य है बहुत ही सटीक और सही लगता है। और इसलिए दोनों देशों ने सुना लेकिन युद्ध नहीं रोका। और मुझे लगता है कि जो इजराइल भी युद्ध कर रहा है, जिसके कारण से विश्व युद्ध की संभावनाएं बनी हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये युद्ध का समय नहीं है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर भुखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में भी गरीबी है, बेरोजगारी का दर जो है क्रमशः बढ़ रहा है। हमारी प्राथमिकताएं संघर्ष, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति ही होना चाहिए। यदि
देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति होगी तो विकास के लिए कोई कमी नहीं है। इस धरती में इतना प्रचुर संसाधन है, ये धरती का स्वभाव ही समृद्ध है। एक चावल के दाने से कितने दाने पैदा होते हैं, 200 से 40, मिनिमम 40 से लेके 400 तक। तो धरती में समृद्धि की परंपरा है। धरती अपने को मल्टीप्लाई करती है और वो समृद्धि मानव के लिए उपलब्ध है। जीव संसार भी उसी में पलता है। तो इसलिए एक आवश्यक ये हो गया है कि हम पूरे संसार को एक कुटुंब की तरह देखने का प्रयास करें। यदि हम कुटुंब की तरह नहीं देखते हैं तो समुदाय चेतना का जो इतिहास है युद्ध से भरा पड़ा है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग मरे, युद्ध के समय भी मरे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, और युद्ध के बाद जो विभीषिकाएं पैदा हुई उसमें लगभग 10 करोड़ लोग मरे होंगे। आप विकिपीडिया में AI का ज़माना है, जब भी कोई स्टेटमेंट देता आप जांच के देख सकते हैं खोल के कि पाठक जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। इसी प्रकार से समुदाय चेतना का एक बड़ा युद्ध ऑटोमन और रोमन साम्राज्य के युद्ध के रूप में हुआ धरती में। 400 साल तक 2 साम्राज्य आपस में लड़ते रहे, करोड़ों लोग, लाखों लोग उसमें मारे गए। उपलब्धि के रूप में यह है कि ऑटोमन का साम्राज्य पूरे यूरोप में फैल गया था, उसको रोमन साम्राज्य यानी पोप के नेतृत्व में, पोप के निर्देश पर यूरोप के जो क्रिश्चियन राजा इकट्ठे हुए थे और उन्होंने युद्ध छेड़ा ऑटोमन का और उनको वापस टर्की की सीमा तक धकेल दिया। इस युद्ध से हासिल क्या होता है? जब यूरोप पे कब्जा किया होगा तब भी लोग मरे होंगे, जब यूरोप से निकाला तब भी लोग मरे, और वो आज तक लड़ रहे। जब ट्विन टावर पे अमेरिका में हमला हुआ और ट्विन टावर ध्वस्त हो गया अमेरिका का, हजारों लोग उसमें मर गए। उस समय के मैंने अखबारों के संपादकीय देखे, उसमें भी यही लिखा था कि जो हजारों सैकड़ों साल से जो परंपरागत युद्ध हो रहा है उसी का बदला लेने के लिए ये हमला किया गया। तो समुदाय चेतना से निकल के हमको मानव चेतना में आने की आवश्यकता है। वही संघर्ष से मुक्ति का रास्ता है और उसी में सामुदायिक शांति भी है, उसी में राष्ट्रीय शांति भी है और वैश्विक शांति भी है। परिवार को भी यदि हम समझने जाते हैं तो व्यक्तिगत जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं या व्यक्तिगत तरीके से, मनमानी तरीके से जो जीने का अभ्यास होता है, उसकी जगह परिवार व्यवस्था को समझकर यदि परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हुए हम जीते हैं तो परिवार में भी शांति आती है। क्योंकि माता पिता पुत्र पुत्री संबंध होता है, पति पत्नी संबंध हो, भाई बहन संबंध, ये 3 संबंध परिवार में होते हैं। कोई भी व्यक्ति पिता कब बनता है? जब पुत्र पुत्री हैं। यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो उसको माता पिता थोड़ी कहते हैं, वो व्यक्ति होता है। जैसे किसी की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो वो अपने को पति नहीं कह सकता है ना। पति तो तभी होगा जब पत्नी होगी। तो इससे पता लगता है कि जीना संबंध में होता है, अकेले में कोई जीना नहीं होता। जो परिवार का जीवन है वो संबंधों का जीवन है, और संबंधों का जीवन सह अस्तित्व में होता है, परस्पर एक दूसरे के सहयोग से होता है। और यदि कोई मनमानी करता है तो परिवार में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, कलह क्लेश होती हैं। इसी प्रकार से कोई परिवार मनमानी करके जीता है तो समाज में समस्याएं पैदा होती हैं, और यदि कोई समुदाय गलती करता है तो राष्ट्रीय जीवन में समस्या पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने जो विधियों को पहचाना है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल लॉ से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखते हैं, जो इंडियन पीनल कोड के रूप में या भारतीय न्याय संहिता आ गई अभी, उस रूप में BNS जिसको बोलते हैं, उस रूप में दंड से हम नियंत्रित कर पा रहे हैं। हमको डंडे से कोई नियंत्रित करे ये स्वीकार होता है,
तो उत्तर आता नहीं होता है। तो हमको स्वानुशासन विधि से अनुशासित होने की प्रवृत्तियों को, अनुशासन पद्धतियों को विकसित करना होगा, उसके संस्कार को विकसित करना होगा। क्योंकि हम कितना डंडा जो है मोटा करेंगे आदमी को नियंत्रित करने के लिए। हम लोग क्रमशः ऐसे ही सोचते हैं, और कानून को सख्त करना पड़ेगा और मजबूत करना, मतलब डंडे को मजबूत करना पड़ेगा। दंड शब्द डंडे से निकला है ना। डंडे से जानवरों को नियंत्रित कर लेते थे, सोचा आदमी को भी नियंत्रित कर लेंगे। और इसलिए जो ऋषि लोग थे, क्योंकि जब मानव जानवरों की तरह जीता है तब डंडे से ही नियंत्रित होता है, दंड से ही नियंत्रित होता है। उस दंड को एक आकार दिया जिनको हम लोग ट्रेडिशनल लॉ कहते हैं। वो हर समुदाय चेतना में अपना अपना ट्रेडिशनल लॉ है। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन और शिक्षा बढ़ती गई और ये समझ में आया कि ट्रेडिशनल लॉ के आधार पर जिया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल लॉ भी यूनिवर्सल नहीं है, एक जैसा नहीं है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आया, ह्यूमन लॉ आया, ग्लोबल लॉ आया, इंटरनेशनल लॉ आया, है ना। तो लॉ के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए भी प्रयास हो रहा है, जिसकी शुरुआत ट्रेडिशनल लॉ से हुई थी। लेकिन विधि अभी भी नहीं बदली है। मेरे कई मित्र हैं जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति के साथ मेरा काफ़ी लंबे समय तक काम करने का अवसर रहा है, जिनका नाम प्रोफेसर ग्लेन टी मार्टिन है। उन्होंने अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना पुलिसिंग के इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल गवर्नेंस कैसे होगा, बिना आर्मी के कैसे होगा। जैसे यूएन का आर्मी है, यूएन का पुलिसिंग है, तो वैसे यदि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनती है, गवर्नेंस आता है, तो उसमें विधि जो है वो, है ना। आपको लगेगा बड़ी बड़ी बातें हैं, पर मुझे लगता है कि सब युवा लोग सोचने लगे, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि युवा जो है शांति से अपने घर में बैठ के आराम से ज़िंदगी को काट सकता है। अभी हमको पूरी दुनिया में जो भी हमारे चारों ओर हो रहा है उसको समझ के जीना पड़ेगा। इसलिए मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि युवा हैं इसलिए बहुत बड़े स्केल पे बात नहीं की जाए। मुझे लगता है कि आज के युवाओं की जो कल्पनाशीलता है, जो अध्ययन क्षमता है, जो पूरे संसार को देखने का जो नज़रिया है, वो काफ़ी व्यापक हो गया है। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रवृत्ति को एप्रिशिएट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। युवाओं में जो आ रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी योग है, जो सोशल मीडिया के रूप में हुआ है और अभी एआई के रूप में हुआ है। और अभी एआई में भी बहुत सारा सुधार हो रहा है ना, जैसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात आ रही है। जनरल इंटेलिजेंस जो है वो एक निश्चित ग्लोबल यूनिवर्सल फ्रेमवर्क के आधार पे विकसित होगा। और जब ग्लोबल यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को पहचान पाएंगे तो शिक्षा बदल जाएगी, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, प्रवृत्तियां बदल जाएंगी, रिसर्च का भी दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम लोग एक समय रिसर्च करते थे, वो मार्केट ड्रिवन होती थी या कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक होती थी या स्टेट की सीमा में होती थी। शिक्षा का भी जो कल्पना है वो स्टेट की सीमा में था, राज्य की सीमा में। और इसलिए सर को निकलना है तो 2-3 मिनट में कंक्लूड करता तो मैं तो अभी कल भी बोलूँगा, जो लोग रहेंगे यहाँ, लेकिन एक ओवरव्यू बन जाए आपका, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग शिक्षा के बारे में विचार करते थे, हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रिक एजुकेशनल कंटेंट होगा, है ना। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो माइंड सेट है, जो हमारी शासन पद्धति है, जिसको हम लोग सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं,
वैसी मानसिकता और व्यवहार को पैदा करने में शिक्षा की भूमिका रहना चाहिए। लेकिन पिछले 10-15 साल में ड्रास्टिकली ये बात चेंज हुई है कि एजुकेशन ग्लोबल होना चाहिए, एजुकेशन यूनिवर्सल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और इस पे ढेर सारा काम चल रहा है पूरी दुनिया में। मैंने भी उस पर कुछ थोड़ा सा काम किया है, और मैंने यूनाइटेड नेशन, G20 और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए रिकमेंडेशन और वे फॉरवर्ड भी इसमें बताया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बस लास्ट 1 मिनट में अपनी बात ये कहना है कि हम लोगों को सह अस्तित्व के सिद्धांत को समझना पड़ेगा और ऐसा मान के जीवन पद्धतियों को विकसित करना पड़ेगा कि ये समूची धरती में जितने भी लोग हैं वो एक अखंड समाज है, पूरी मानव जाति एक अखंड समाज के रूप में है, और व्यवस्थाएं वैश्विक होना चाहिए, यानी अखंड समाज के लिए व्यवस्थाओं का चिंतन होना चाहिए। अखंड समाज के लिए, सर्व मानव के लिए, तभी सर्व सुख हम उसको पहचान पाएंगे, जो हमारे वैदिक काल की भी कामना रही है, सर्वे भवन्तु सुखना। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्व के सुख के सूत्रों को पहचानने के लिए, जैसा श्रद्धेय नागराज जी ने कहा, प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, उनमें भी परस्पर पूरकता है, सहअस्तित्व है। मानव जाति भी प्रकृति के सहअस्तित्व में, और ये पृथ्वी भी अनंत पृथ्वी विशेष रूप से सूर्य के सहअस्तित्व में है, क्योंकि इस पृथ्वी में जो भी क्रियाकलाप होता है उसमें सूर्य की या चंद्रमा की एक प्राथमिक भूमिका होती है। जैसे ताप है, जितना भी क्लाइमेट है वो सूर्य के कारण से है। तो इस प्रकार से सह अस्तित्व को, इस सिद्धांत को समझ के उसमें जो वैश्विकता है, उसमें जो अंतर संबंध है, और यह अंतर संबंध की जो नित्यता है, इसको पहचान के हमको अपनी मानसिकता को, आचरण और व्यवस्थाओं को, विधि को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तभी वसुधैव कुटुंबकम सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने ध्यान दिया। सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले we have to first understand what that concept is. When we have understood it completely, then the complete understanding has the knowledge of implementation. कि उसको implement कैसे करना है, right? पूरी अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी ना जब हमें पता है कि कोई चीज करनी कैसे है। अब आप लोग जो है बेमेतरा में अलग अलग कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से आए हैं, समाधान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं आप सब। तो आप सभी जो है एक दिन राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, एक दिन कभी आप लोग अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे, ठीक बात है। तो राष्ट्रीय स्तर पे सभी ह्यूमंस क्या चाहते हैं उसको समझने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है पीस। और पूरे इंडिया में ग्लोबल पीस फाउंडेशन GPF इंडिया इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग ऑन पीस बिल्डिंग। अब आगे जो सेशन होंगे उसमें मैं आप लोगों को और पीस बिल्डिंग के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में जो संस्था पीस बिल्डिंग में काम करती है वो किस तरह से करती है। थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में GPF इंडिया का आप लोगों को देती हूँ। तो मैम ने बताया कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया जो है वो कम्युनिटी ड्रिवन पीस बिल्डिंग पे फोकस करता है। कम्युनिटी ड्रिवन पीस बिल्डिंग का मतलब होता है कि कम्युनिटीज को साथ लाना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का होता है, झगड़ा का होता है जब हम साथ रह नहीं पाते, ठीक है। तो पीस भी फिर कैसे आएगा जब हम साथ साथ रहना सीखेंगे। दैट इज व्हाई कम्युनिटी ड्रिवन पीस बिल्डिंग। एंड पीस बिल्डिंग जो है वो एक चेंज लाने के लिए, सोसाइटी की सिचुएशन को और बेटर करने के लिए
That is why along with peace comes leadership. Okay? So understanding को express नहीं कर पाते, लेकिन जब हम पूरी दुनिया के साथ किस तरह से जुड़े इस बात को समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा व्यू बढ़ जाता है। जैसे हम अपने माता पिता भाई बहन इनको परिवार समझते हैं ना, है ना? उस तरह से हमारे माता पिता के भी भाई बहन हैं, उनके भी माता पिता हैं। हमारे भाई बहन जो है उनके मित्र हैं, मित्र भाई बहन जैसे ही होते हैं, है ना? और फिर उन मित्रों के मित्र हैं। इस तरह से सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं? तो जब हम रिलेशन के बारे में सोचते हैं, तो जब हम अपना विजन को एक्सपैंड करते हैं, तो पूरी पृथ्वी जो है हमारे विजन में आ जाती है। ठीक है? और ऐसे विजन के साथ ही आप जो यूथ हैं वो ग्लोबल लीडर्स बन सकते हैं और चेंज मेकर्स और पीस बिल्डर्स बन सकते हैं। So this is what GPF India focuses on. So through the vision of Vasudhaiva Kutumbakam, which is empowered by the idea of one family under God, GPF India focuses on community-driven peace building and moral and innovative leadership. Moral and innovative leadership का मतलब है a leadership that understands the need of humanity. So that is all. Thank you. तो बहुत सारी स्टार्टिंग होती है हमारी मानसिकता से। यही जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैसे अंदर से हम और स्थिर हो जाएं, कैसे हम और स्पष्ट हो जाएं, कैसे हम लोग हर चीज़ को समझें, स्वयं को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को, और कैसे इन सब के बाद हम एक उपयोगी नागरिक या सिटीजन बन पाएँ। कई सारी बातें शुरू में हमको लगती है कि हमसे बहुत दूर है, पर हमको देखना होगा कि समाज हमारे पास है। जो हम समाज में करेंगे और समाज जैसा है उसका प्रभाव हम सब पे पड़ेगा। हम सब का प्रभाव आसपास पड़ता है और पूरे समाज का प्रभाव हम पे पड़ता है। कहीं दूर, कहीं इजराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई हो रही है, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं हम पे आता है। रशिया यूक्रेन में वहाँ पे भी आता है, और आता ना हो भाव रूप में खराब तो लगता है कि क्यों कहीं युद्ध हो। सुबह अखबार खोल के देखें एक बच्चा बॉम्ब में मर गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये समाज की विफलता है कि युद्ध जैसी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। और आप बताइए देश का बजट सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे है? डिफेंस में है। होना कहाँ चाहिए? एजुकेशन और हेल्थ, है ना? तो जितना जितना आप जैसे युवा और आगे आएंगे, इस बात को समझेंगे और स्थिरता और शांति स्थापित करेंगे, धीरे धीरे फिर ये बजट भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इतना ही बात अपने रखते हुए आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब अच्छे से आइए मानव तीर्थ। हम चाहेंगे कि युवाओं के साथ हम काम करें, उसके साथ लगें, और ये कॉन्फ्रेंस पाठक जी और शैव्य और बाकी सबको खूब सारी शुभकामनाएं अवधेश भैया को कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत सफलता से समापन हो। बहुत बहुत लाइफ को तुम इको फ्रेंडली बनाते हो, कितने सस्टेनेबल तुम खुद हो, दिस विल इम्पैक्ट द इंटायर सोसाइटी, क्योंकि एक एक जन से मिलकर ही तो संसार बनता है, राइट? ओके, सिविक वर्चू का एक छोटा सा मैंने कॉमिक क्रिएट करा था। मुझे लगा शायद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा फन एक्टिविटीज वगैरह के साथ एक्सप्लेन करती, बट सो दिस इज अ बिट ऑफ कॉमिक जो कि हम सबके घर में होता है। लाइक अगर तुमने दो भाई बहन है और उन्होंने कमरा गंदा कर लिया, तो मम्मी आगे क्या पूछती कि जिसने भी कमरा गंदा किया चुपचाप से जाके सफाई करो, जिसने भी सामान बिखेरे सफाई करो। फिर क्या होता है, एक बोलेगा मेरा तो नहीं है, मेरे तो 4 है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरे तो 2 ही है, मैंने तो गंदा करेगी, तेरे 4 है तो तू ही गंदा करेगा। ठीक है, तो अगर छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट है जो कि घर में होती है, फिर नोकझोंक होते हैं और फिर हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करने के लिए मम्मी आती है और वो कहती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुम ये मत देखो कि सामने वाले ने कितना गंदा किया है, तुमने कितना गंदा किया, तुमने कितने सामान इस कमरे में फैलाए हैं, उसको उठाओ और अपने रैक पर रखो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अगला आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एंड दैट्स व्हाट माय मोटो इज। मत सोचो अभी फिलहाल के लिए, मत सोचो कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहे हैं और दुनिया में तुमको इतना बड़ा कुछ करना है। पहले खुद को बदलो, पहले अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बनाओ, पहले खुद को नेचर से इंटरेक्ट करो, लर्न करो एंड देन अवेयर करो लोगों को, एंड देन टॉक अबाउट इट, राइट? ओके, ओके, सो हमने पर्सनल हैबिट्स के बारे में
बात करी, नाउ यू अंडरस्टैंड कि सिविक वर्च्यू जो वर्ड जीपीएफ इंडिया यूज करता है उसका क्या मतलब है, एंड नाउ आई टेल यू कि एनवायरमेंट से हम कैसे उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज कम्युनिटी हेल्थ। अगर एनवायरमेंट में कोई भी डिग्रेडेशन हो रहा है, सपोज अगर जैसे अभी किसी ने बोला था जब शैवे ने पूछा ना पीस क्या होता है एंड कैसा फील करे, तो समवन सेड कि मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में, क्यूरियस हूँ कि दिल्ली में ऐसा क्या है। दिल्ली में बस AQI बढ़ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। कल हम यहाँ वॉक करने आए तो हम छत्तीसगढ़ का AQI चेक करें, दिल्ली में तो 500 प्लस जाता है। हमें पता है कि 300 AQI ठीक है, अभी तो सरवाइव कर सकते हैं, 300 तो है। जब 400 जाते हैं, अच्छा पॉल्यूशन हुआ है, तो हमें तो आदत हो चुकी है। तो वही है कि AQI बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो। अभी यमुना की हालत इतनी खराब है, 24 तारीख को मेरा ही प्रोजेक्ट है, मैं जा रही हूँ यमुना की क्लीन अप ड्राइव्स के लिए। आपके जैसे यंग, आपसे भी यंगेस्ट बच्चे हैं वो जो मेरे साथ वर्क करने वाले हैं उसमें, दे आर स्कूल स्टूडेंट्स एक्चुअली, उनकी खुद की यूथ कम्युनिटी है जो कि यमुना के क्लीन अप के लिए काम करने वाले हैं। तो ये सारे जो पॉल्यूशन या एनवायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं, ये किसे इम्पैक्ट कर रहा है? एनवायरमेंट को भी कर रहा है और हमें भी कर रहा है। एंड जब इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है तो ये कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर एक पूरी कम्युनिटी, अगर एक पूरा गांव, एक पूरा देश, एक पूरा शहर बीमार हो रहा है, तो पीस किसका खराब हो रहा है? उस पूरी कम्युनिटी का खराब हो रहा है, उस पूरी पॉपुलेशन का खराब हो रहा है, राइट। तो नाउ यू सी कि AQI बढ़ने की वजह से हमारा पीस किस तरीके से खराब हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी दिस समर दिल्ली में टेम्परेचर, वार्मिंग टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस था, एंड इट वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द डेकेड। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है, ये वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर मेरे पास लिटरली टाइम होता तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती कि किस तरीके से प्लांट्स तक की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, एनिमल्स तक की रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है दिस राइजिंग टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर जैसे अभी हमारे जो यहाँ पे स्पीच दे रहे थे सर, उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ में खेती बहुत होती है, राइट। एंड यहाँ बच्चे जो थे उन्होंने बोला कि वो फार्मर है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी खेती खराब हो रही है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके घर में आने वाला पैसा, रुपया, अनाज उस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। आप अगर पैसा घर में आना बंद हो जाए या जो कि आपकी इकोनॉमी अगर उस पर डिपेंडेंट है और वो डिग्रेड हो रही है, वो डिसबैलेंस हो रही है, तो आपकी पीस खराब होगी। पैसा तो चाहिए भाई जीने के लिए, पैसा तो कनेक्टेड है पीस से। आपके घर की इकोनॉमी खराब होगी, पूरे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी खराब होगी, और ऐसे ऐसे करके न जाने कितने स्टेट्स जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, अब उनकी इकोनॉमी खराब होगी, और उसकी वजह से पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी खराब होगी। पीस गया। नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इकोनॉमी भी कनेक्टेड है, और ये सारी चीजें हो क्यों रही है? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से। ओके, फ्यूचर जनरेशन। नाउ सुबह से बात कर रहे हैं युवाओं के ऊपर, नाउ यू नो कि यू आर द फ्यूचर, राइट। और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन सारी चीजों से सफर करने वाली है अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे नहीं बढ़े, अगर हम ऐसे ही एनवायरमेंट को डिग्रेड करते रहेंगे तो। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल। ओके, सो दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स अबाउट कि किस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि आपके लिए हुए कदम, छोटे छोटे जो एक्शंस आप लेते हैं वो ग्लोबल इम्पैक्ट लाते हैं। यानी कि जैसे मैं ना एक स्टोरी बताती हूँ, छोटी सी स्टोरी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है मेरे सारे स्पीच में। आई वॉज इन 7th ग्रेड जब, ओके आई हैव दिस टाइम राइट, ओके गुड। आई वॉज इन 7th ग्रेड जब मेरे टीचर ने मेरे को एक बात बोली कि वो क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे, एनवायरमेंट का टॉपिक है, न्यूज़ है कि पता है हम जो इंसान है ना वो बहुत सेल्फिश है, बस खुद के बारे में सोचते हैं पूरे टाइम, इसीलिए तो हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। दूसरे क्रीचर्स, दूसरे स्पीशीज के बारे में नहीं सोचते तो इसलिए पेड़ काट लेते हैं, चिड़ियों के बारे में नहीं सोचते तो पेड़ काट देते, राइट। और मुझे बहुत टाइम तक यही लगता था कि ह्यूमन बींग्स इस चीज को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो सेल्फिश है, उनको नहीं समझ आता। बट नाउ आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि वी आर नॉट सेल्फिश। सेल्फिश कौन होता है? अगर तुम अपने दोस्तों में देखो, अगर तुम किसी को कहते हो कि यार वो तो मतलब ही है, इसका मतलब क्या है? जो खुद के बारे में सोचता हो, है ना, उसी को तुम कहते हैं सेल्फिश, फिर हम उससे दूर भागते हैं। तो अगर तुम जिस मोहल्ले में रह रहे हो उसको गंदा करके जा रहे हो,
और उसी मोहल्ले को गंदा कर रहे हो जिस सड़कों से, जिस मोहल्ले से तुम्हें कल स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? तुम्हारा ही हो रहा है। तो तुम सेल्फिश हो या फुलिश हो? फुलिश हो, राइट? तो नाउ आई अंडरस्टैंड एंड आई लिटरली वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेल्फिश। देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन। उन्हें पता नहीं है कि वो जिन सड़कों पे गंदा कर रहे हैं, खा के जो रैपर्स फेंक दिए, वो उन्हीं की सड़क है। कल सवेरे उठ के उनको ही जाना है, स्कूल कॉलेज जहाँ भी उनको जाना है। और ये छोटे छोटे जो कचरे हम अपने गली मोहल्ले में फैलाते हैं, यही बनाते हैं ग्लोबल वेस्ट क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, राइट? अभी तुम दिल्ली आओ, तुम्हें ये ऐसे प्लेट्यूज तुम्हारे छत्तीसगढ़ जैसे नहीं मिलेंगे, कूड़ों का पहाड़ मिलेगा वहां पे, क्योंकि इतने सारे लोग डंप करते हैं, इतनी पॉपुलेशन है वहां पे। सेम गोज विद द एयर क्वालिटी। अगर एक एक करके सारी सिटीज की एयर क्वालिटी दिल्ली जैसी हो जाए, सपोज अगर 500 AQI सारी सिटीज की आ रही है, पूरे इंडिया में AQI खराब हो जाएगा, पूरे इंडिया में सरवाइव करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से सारे कंट्रीज की AQI बढ़ने लगे, पूरे वर्ल्ड में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो मीनवाइल इट विल बी आर 9 मंथ का पूरा प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपको दिल्ली आना है, आप दिल्ली आइए। एंड और ये जैसे हमारा जो बेसिकली प्लान है कि हम हर स्टेट से, हर यूटी से 2-2, 3-3 बच्चे उठाएंगे, ठीक है? अभी इसमें हमारा गोल ये है कि जब हम इन बच्चों को ट्रेन कर देंगे तो ये लोग जब वापस अपने स्टेट्स में जाएंगे, है ना, अपनी जगहों पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग बात करें ना कम्युनिटी पीस बिल्डिंग के बारे में, राइट? तो आप जब वापस जाओगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्योंकि आप वो 9 मंथ का कोर्स करके आए हो। जब आप वहाँ जा रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी में जाके लोगों को बताओगे। एंड दिस इज़ हाउ चीज़ें, जैसे अभी इससे पहले हमने ट्रेनिंग दी थी अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग ज़ीरो गए थे, वहाँ पर भी बहुत ही प्यारे बच्चे थे। ज़ीरो एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में। तो कल ही शैम्या ने मुझे याद दिलाया था, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने एक तागी जी, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली थी कि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं पूरे दुनिया में चेंज लेकर आ जाऊँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहने को तो हम कह सकते हैं। उन्होंने बोला था कि एक इंसान को क्या करना चाहिए ना, कि जैसे आप हो, आपका परिवार है, आप किसी जगह पर रह रहे हो, आपको बस क्या करना है कि अपने आसपास के 10 परिवारों से मिलके रहना है और उनके साथ में हार्मनी बना के रखनी है। सेम चीज़ वही 10 परिवार करेंगे एंड धीरे धीरे प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली होगा ऐसा कि सब साथ मिल जाएंगे, राइट? तो GPLC में भी हमारा यही एक मकसद है कि आप लोगों को ट्रेन करें, आप जाइए अपनी कम्युनिटी में और वहाँ पे जाके आप लोगों को ट्रेन करिए, राइट? अभी कम्युनिटी पीस बिल्डिंग की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोई भी अगर न्यूज़ फॉलो करता होगा तो पता होगा मणिपुर में क्या हो रहा है, राइट? एथनिक वायलेंस, मैती और कुक्कू ट्राइब एक ही स्टेट में है, ट्राइबल हैं दोनों और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर उनके यूथ को, जैसे मान लीजिए वहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग नहीं पहुँची अभी तक और वो बहुत ही हिस्टोरिकल है, पुराना चलता आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो, आगे जाके आपकी कम्युनिटी में भगवान ना करे हो, बट अगर इन केस होता है तो आप हो ना सक्षम उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, है ना? देखो जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, बूढ़े होते हैं, उन लोगों को समझाना मुश्किल होता है, आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे, पर ये जो युवा होते हैं ना, यूथ होते हैं ना, हम लोग की ना ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आज जब तुम घर जाओगे अपने दादाजी को समझाओगे ना, मतलब तुझे समझाने की जरूरत नहीं, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, तुम होते कौन में बोलने वाली, राइट? लेकिन आप लोग समझोगे और अपने आसपास वालों को बताओगे तो लोग आपकी बात भी मानेंगे, राइट? अभी जैसे बताओ छत्तीसगढ़ का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? Can we have the mic? जी, मेरे नज़र से अगर मैं देखता हूँ तो छत्तीसगढ़ में मेन जो प्रॉब्लम है वो नशा है, क्योंकि ना छोटे से छोटे बच्चे, मैं अपने गांव में भी पर्सनली देखता हूँ, छोटे बच्चे हैं
तो स्कूल में जाकर स्कूल से मतलब गैप निकाल कर कहीं जाकर बैठकर बीड़ी तंबाकू गांजा है ना, ये बहुत ज़्यादा है बताया। और आजकल में यह हुआ है कि शराब कहीं पर भी सभी से दारू भी मिल जाता है शराब। और हाँ, अपने हिसाब से मैं देखता हूँ तो सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे यही नजर आती है। तो इसमें एज ए यूथ आप क्या कर सकते हो? कम्युनिटी मैं अभी रिसेंटली गर्मी में है ना, जब छुट्टी था तो आसपास के बच्चों को खाली ना बैठे फिर ना करके ना मैं बुला कर मतलब आंगनबाड़ी के स्टेज से लेकर और ना प्रत्येक बच्चों को मैं ना फालतू ना घूमे मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था खाली समय में उसको समय निकाल कर। कैसा भी इसके लिए ताली बजाओ। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि मतलब एसएससी वगैरह व्यापक वगैरह तैयारी करते हैं तो हम लोग को सडनली एकदम 12वीं निकलने के बाद हमको रियलाइज होता है कि तो ये चीज़ बेसिक से पढ़ाया जाता तो मेरे लिए आसान होता। मैं वो समझाऊँ इसलिए ना मैं बच्चों को बचपन से वही चीज़ बताने के प्रयास करता था। मैं स्कूली किताब के साथ साथ मैं बेसिक को बाहर निकल भी देता था जैसे मैं उससे बताता था। और इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस तुम लोगों से ज़्यादा ही है इन सब चीज़ों में, कि अगर हम लोग ना बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने इस बच्चे को समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं समझा। बट आप उस तरीके से देखना, अगर आप 10 को समझा रहे हो ना, अगर उसमें से कोई 2 भी समझ रहे हैं वो भी आपके लिए अचीवमेंट है ना। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कोशिश करी अपनी बात रखने की, अगर हम यहाँ पे पीस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नशा मुक्ति वाला बोला, समहाउ वो भी पीस से रिलेटेड, आप रिलेट कर सकते हो नशा मुक्ति को पीस से। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो आदि तो हो चुका है, घर में कलेशे करेगा, वो उसकी शादी करा दी तो उसकी बीवी से होगी उसकी फैमिली में होगी, मम्मी पापा से तो वो ऑलरेडी लड़ ही रहा है, करियर वरियर सब खत्म, पीस तो है ही नहीं ना उसमें। और मतलब बोलना नहीं चाहिए बट होता यही है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों के आदी होते हो, आप अपने घर में तो प्रॉब्लम करते ही हो, आस पड़ोस सभी लोग परेशान रहते हैं उनसे, है ना। तो ये चीज़ ये यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप जैसे GPLC है, अगर हम लोग का जो प्रोसेस होता है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो जैसे इसमें हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें हम लोग हमारे यूथ पीस क्लब्स चलते हैं, वो हम यहाँ पर भी बना के जाएंगे और वहाँ पे उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, एवरीबडी कुछ भी आप लोग हमसे डायरेक्टली दिल्ली से कनेक्टेड रहते हो, शव्या है, हम लोग हैं, आप लोग को कोई भी दिक्कत होगी आप लोग डायरेक्टली हमको मेल करो, हम लोग आपको बताएंगे कैसे करना है। तो हम लोग स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड है वो आप अप्लाई करो और हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपका जूम पे इंटरव्यू ले लेंगे एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कम टू दिल्ली। इफ़ यू आर कंफर्टेबल अगर आपको पढ़ाई के साथ ही करना है तो आप ऑनलाइन भी करिए। एंड फिर वही है कि जो देखिए इसमें अगर कोई बोलेगा इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है ना, हर चीज़ अपने देखना चाहिए, इंसान है भाई, ठीक है, सबको अपना फ़ायदा देखना होता है। उसमें ये नहीं बोलूँगी कि नहीं समाज सेवक ही बन जाओ, आगे बढ़ जाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग भी, आपको भी आगे जाके घर चलाना है, सब कुछ करना है। बट एक होती है इनर सेटिस्फैक्शन कि शायद मान लीजिए इंजीनियर, मैं वैसे बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो मुझे एक किसी कंपनी में मैं वर्क कर रही हूँ और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, मेरे को एक टारगेट है कि तुमको ये वाला कोडिंग करके देना है बस, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वो एंड प्रोडक्ट कहाँ पे जाना है। मैनेजर्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि अगर आज मैंने 50 या 100 बच्चों को समझाया है, उसमें से 10-20 तो होंगे जो मेरी बात को याद रखेंगे, राइट, और उसमें से 2-3 तो होंगे जो शायद लाइफ टाइम इस बात को याद रखेंगे। एंड दैट विल बी माई अचीवमेंट एंड इट विल गिव मी सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया। सेम विद डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एवरीबडी, राइट, है ना। तो दिस विल, और जैसे इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं है, आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलेगा, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको सिर्फ कोर्स ही करना है, प्लस उसके बाद में जब आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे देन आप उसको अप्लाई करके बाकी NGOs और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, जो भी इन चीज़ में वर्क कर रहा है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट विल समहाउ गिव यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड देन सेकेंडली आपको एक मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा चीज़ों को देखने का, करियर अपॉर्चुनिटीज़ का सोच सकते हो कि अच्छा ये भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो बहुत छोटे हो, जैसे जैसे बड़े भी होते जाओगे ना, एक्सप्लोर करते जाओगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ये भी कर सकते थे, कि ये पहले क्यों नहीं पता चला। इवन अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो आज शायद मेरा करियर कोई और ट्रेजेक्टरी ले चुका होता, राइट।
तो अभी से एक्सप्लोर करना चालू करो, क्या ही जा रहा है, 9 महीने तो है, ऑनलाइन पे करना है तो करो, है ना, तो सीखने को ही मिलेगा उससे। तो उसके लिए जैसे हमारे ये पीस, जैसे प्रोग्राम मुझे डिज़ाइन करना है, मैं पूरा डिज़ाइन करने के बाद में हम कॉलेज से मैम लोग के साथ में टच में रहेंगे, हम आप लोगों से शेयर कर देंगे, अगर आप लोगों को करना है, ज्वाइन करना है, यू कैन कम। एंड उसके बाद में ये जो 150-200, अच्छा इससे एक ये भी रहेगा कि बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आएंगे, एक वो वाला एक्सपोजर मिलेगा आप लोगों को, है ना, उन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना। मेरे फादर डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे उस टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग स्कूल, तो मुझे तो पता है, मतलब साउथ नॉर्थ वेस्ट में सारे इंडिया में घूमी हुई हूँ, सबकी लैंग्वेजेस सारे कल्चर मेरे को पता है, बट मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाती कि जो बच्चे लोकल रहते हैं ना, कि वो एक ही जगह पे रह जाते हैं लाइफ टाइम, उनको बाकी पता ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, राइट। हमारा तो डिफेंस वालों का अलग रहता है, तो इसलिए दिस विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ छत्तीसगढ़। आई एम नॉट सेइंग गेट आउट ऑफ छत्तीसगढ़, बट आई एम सेइंग लर्न अबाउट अदर स्टेट कल्चर्स, है ना। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है हमारा भारत। नॉर्थ से साउथ जाओगे, ईस्ट से वेस्ट जाओगे, पूरा कल्चर उलट पुलट हो जाता है, मतलब एकदम चेंज, साउथ में एकदम अलग है, नॉर्थ में एकदम अलग है, राइट। तो उसके भी आपको मतलब वो जानने के लिए मिलेगा। एंड मेरा अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो जब ये प्रोग्राम मुझे करना है, तो मैं इसको जब लॉन्च कर दूंगी दिल्ली वापस जाके, तब मैम से बात कर लेंगे, आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है